फ्रेंड्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारी जो थी ना सिर्फ मॉडर्न ड्रामा की पास पेपर डिस्कशन रह गई थी एम इंग्लिश पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो आज हम उस पर जो है डिस्कशन करेंगे 2015 से लेके 2022 के जो पेपर्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो इससे पहले जो है ना हम ये देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। अब एक चीज़ जो ना बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हमने जो है ना किस पेपर में कितनी आरटीसी जो है ना अटैम्प्ट करना होती हैं। इसमें आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने क्लासिकल पोइट्री, क्लासिकल ड्रामा एंड मॉडर्न ड्रामा में जो है ना 5 आपको आरटीसी आती हैं, उनमें से आपने कोई सी 3 करनी होती हैं। लेकिन आपका मॉडर्न पोइट्री का सिंगल पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको 6 आरटीसी दी जाती हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और उसमें से आपने 4 को जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। सिर्फ मॉडर्न पोइट्री में 4 करनी होती हैं, बाकी सब पेपर्स में आपने 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब इसमें जो है ना आपको कोई से 5 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिए जाएंगे, उसमें से कोई से 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने करने होंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, और ये कंपलसरी होगा, इसको करना लाजमी होगा। और इसमें जो है ना 25 मार्क्स आपके जो है ना इस क्वेश्चन के होंगे। इसके अलावा आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 6 आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई से 3 आपने करने होंगे, और वो भी 25 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 3 सवालों के नंबर और एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के नंबर मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है ना वो हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं इसकी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, उसको देख लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन एम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी मेरी आपको वीडियो मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन इन एम इंग्लिश, वो भी एक वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी से फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की। फ़र्स्ट वाली जो 2015 के पेपर में जो लाइन्स आई हुई हैं, अब हमने देखना है कि ये किस ड्रामा से हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पेपर में 5 जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं। 2015 का पेपर देखिए, डज ही नॉट हैव द राइट टू पुट डाउन हिज बैग्स, ही सर्टनली हैव द राइट, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ही कीप्स ऑन कैरिंग द बैग्स ऑल द टाइम बिकॉज ही लाइक्स टू डू सो, दैट इज़ अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो ये वाली लाइन्स जो है ना ये आपकी वेटिंग फॉर गॉडो में से हैं। सेकेंड बी वाली देखिए, ऑल हिज नैरो माइंडेड कंसर्न विद पेटी इल्यूजन्स कांट शी अंडरस्टैंड दैट वी आर अबव ऑल दैट वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम द स्मॉल द पॉइंटलेस। ये वाली लाइंस आपकी जो है ना बी वाली द चेरी ऑर्चिड ड्रामा है आपका जो एंटन चेखोव उसमें से आई हुई हैं। सी वाली देखिए, यस इट्स गॉड द ऑडोर ऑफ डेथ अबाउट इट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फॉलोअर्स वन हैज़ वॉर्न एट अ बॉल द मॉर्निंग आफ्टर। अब ये सी वाली जो आपकी लाइन्स हैं ये आपकी हेडा गैबलर में से हैं। फोर्थ देखिए, डोंट यू एस्पायर टू बी एन आर्टिस्ट, थिंक ऑफ द माइनर्स हु स्पेंड देयर लाइव्स crawling through darkness so that you may have light, they also in its way is the task of art। अब ये 4 वाली लाइन आपकी लाइफ ऑफ ग्लेल्यू ड्रामा है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो वो नहीं करवाया, बाकी 4 ड्रामास करवाए हैं, ये लाइन्स उसकी हैं। और इसके बाद ई वाला देखिए, आई कैन विजुलाइज माई पेरेंट्स सिटिंग अराउंड द फायर विद माई सिस्टर ईटिंग देयर कर्डेड चीज़, दे आर बैडली ऑफ। ये वाली लाइन्स जो है ना ये आपकी जो ड्रामा चेरी ऑर्चिड आपका था ना उसमें से आई हुई हैं। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। The Cherry Orchard can be read as a drama tracing the human journey from the childhood fantasy to the adult consciousness of harsh reality। इलेबोरेट। अब आपने ये बताना है कि जो चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा है ना वो किस तरह से यानी एक इंसान का सफ़र यानी बचपन से लेके यानी हम जो है कहाँ पे पैदा होते हैं कि किस तरह से अपना बचपन गुजारते हैं, फिर हमारे किस तरह से हमारा जो है वो स्टडी का पीरियड होता है, हम किस तरह से जवान होते हैं, किस तरह से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना। तो ये जो है ना इसी तरह की जर्नी है इस ड्रामा में। मतलब इसमें आप इसका मैडम रेम्स्के और लिबॉव का करेक्टर लिखेंगे कि वो बचपन में यानी वहाँ पे चेरी ऑर्चर्ड में कैसे रहा करती थी, कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ को देखा करती थी, अपने जो है नर्सरी का जो सारा हाल बताया हुआ है वो आपने बताना है, मैडम रेम्स्के का करेक्टर आपने बताना है। और फिर जो है ना आपने बताना है कि यानी एंड जो है वो 5 साल बाहर गुजार के आती है और बाद में आके जो है ना किस तरह से वो दोबारा अपने बचपन की यादों को मिस करती है, और वो किसी भी हाल में उस चेरी ऑर्चर्ड को नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसकी जो लाइफ है ना उसका एक बहुत ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे गुजरा होता है और उसकी अटैचमेंट होती है बहुत ज़्यादा उसके साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th सेंचुरी इशूज़ ऑफ एंग्जाइटी एंड डिस्पेयर। अब यानी आजकल का जो मॉडर्न मैन है ना वो इस मामले से एंग्जाइटी और डिस्पेयर मतलब मायूसी से, बेचैनी से, मतलब इंसान के पास आज देखें अब पहले लोग जो हुआ करते थे ना उनके पास कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी होती, किसी तरह की जो थे ना उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी होती, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, हर चीज़ उनको मेहनत करना पड़ती थी। मतलब उन्हें एक पानी का गिलास भी उनको चाहिए होता था ना तो वो भी उनको कुओं से भर के लाना पड़ता था।
तो लेकिन आजकल का इंसान जो है ना उसके पास हर तरह की सहूलियात मैसर हैं, हर तरह का जो है ना कंफर्ट्स उसको दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसके अंदर बेचैनी पाई जाती है, उसके अंदर जो है वो सुकून नहीं है, वो ख़ुद को बेचैन महसूस करता है। तो वेटिंग फॉर गॉडो में भी जो करैक्टर्स हैं ना वो इसी तरह की बेचैनी में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को आपने जो है ना इसके जो है 20th सेंचुरी के रेफरेंस से, मॉडर्न मैन के रेफरेंस से आपने बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, what does Bond gain by inserting the classical tragedy of Orpheus within the tragedy of modern world in the sea? तो इसमें ऑर्फियस की ट्रेजेडी जो है ना मतलब दी सी के अंदर जो प्ले विद इन प्ले ड्रामा है ना वो आपने बताना है, मतलब प्ले विद इन प्ले वाला क्वेश्चन था ना एक करंट नोट्स में, इसमें आप वो लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इस ग्लैलियो ट्रेजिक प्रोटॉगनिस्ट, ये मैंने स्टूडेंट्स ने तो नहीं किया, लेकिन इसमें आपको ग्लैलियो का करैक्टर जो है ना वो आप बताएंगे कि क्या वो प्रोटॉगनिस्ट है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग। अब इसमें एक तो आपको दिया गया है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज इन 20th सेंचुरी ड्रामा, तो इसमें मतलब आप सारे ड्रामास के जो 20वीं सदी के जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं ना उनको आप बताएंगे। और नंबर बी पे है एब्जर्डिज्म एज अ मॉडर्न कंसर्न। तो एब्जर्डिस्ट ड्रामा हमारा कौन सा था, वेटिंग फॉर गॉडो था, तो आपने वो बताना है उसके बारे में कि वो किस तरह से एक एब्जर्ड प्ले है। इसके बाद हम आ जाते हैं 2016 के पेपर पे। 2016 के पेपर में सबसे पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी आर टू स्टार्ट लिविंग इन अ present is not it abundantly clear that we have first got the redeem or past and make a clean break with it, and we can only redeem it by suffering and getting down to real work for change। अब ये 2016 के पेपर की जो फर्स्ट वाली लाइंस है ना ये चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा में से हैं। सेकंड वाले बी देखिए, अब लिबॉग का करैक्टर पहले लफ्ज़ से ही हमें पता चल गया है कि ये करैक्टर मिसेस ज़ुल्फिस्टर का करैक्टर हैडा गैबलर के हैं, तो ये हैडा गैबलर की लाइन्स है बी वाली। और सी वाली देखिए, देयर इज़ मैन ऑल ओवर फॉर यू ब्लेमिंग ऑन हिज बूट्स द फॉल्ट ऑफ हिज फीट्स। अब बूट्स वाला हमने किस में पढ़ा था, मतलब यानी वेटिंग फॉर गॉडो जो ड्रामा था ना उसमें जो थी बूट्स की बात की गई थी, मतलब यानी वो जो होता है ना व्लादिमीर और स्ट्रगन में से एक के जो है वो शूज़ उसको बड़े होते हैं और वो उससे उसका पाँव भी ज़ख्मी हो जाता है, तो ये लाइन जो है ना वेटिंग फॉर गॉडो की हैं। इसके बाद है डी वाली, लो आई टेम द वाइल्ड बीस्ट बट आई कैन नॉट टेम द टॉर्मेंट्स ऑफ माई ब्रेस्ट, तो ये लाइन जो है दी सी ड्रामा में से हैं। और लास्ट वाली, येस आई एम डिससेटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाट you would be praying for me if you had my any brains because I am dissatisfied with myself। तो ये एंड वाली लाइन ई वाली जो है चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा की हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडा गैबलर प्रेजेंट था सोशो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स विद इन द लिबरेटेड वुमेन इलेबोरेट विद अप्रोप्रिएट टेक्सचुअल सिटेशंस। अब एक तो बात आप देख लें कि आपने जो एक क्वेश्चन लिखना है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से रिलेटेड टेक्स्ट की लाइंस मतलब कोट्स को ऐड करना पड़ेगा आपको। और दूसरा आपने ये बताना है कि हेडा गैबलर के सोशियो और साइकोलॉजिकल जो कन्फ्लिक्ट से मतलब उसका जो जहन था ना वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल किस्म की लड़की थी, क्योंकि उसकी परवरिश उसके बाप ने की हुई थी। और उसको सोशल इश्यूज़ कौन से थे कि वो ओवर एज हो रही थी, तो सोसाइटी की तरफ से उसको शादी का प्रेशर था। फिर इसके अलावा उसको जो था ना जो फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो वो सारी उसको जो थी ना कहा जाता था कि जैसा कि माँ बनना, घर को संभालना, ससुराल के जो है वो मामलात को हैंडल करना। लेकिन ये जो हेडा थी वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुत ज़्यादा इनसे इरिटेट होती थी। तो मतलब उसका जो हमने हेडा गैबलर का करैक्टर एक फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें आपने वो लिखना है। इसके बाद देखिए, द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट पासिंग द वे ऑफ रोमांटिक फेज एंड ऑनेस्ट द मॉडर्न कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज कमेंट। तो इसमें हमने देखा था कि रशिया में जो था ना यानी जो एलीट क्लास थी वो जो थी जवाल पजीर हो गई थी, और जो गरीब लोग थे, जो मेहनती लोग थे, उन्होंने जो था ना एक हाई स्टेटस हासिल कर लिया था अपनी मेहनत के ज़रिए। तो इसमें मतलब आपका लुफाकिन का करैक्टर और मैडम रेंस्के का करैक्टर आएगा, क्योंकि और उसकी समरी आएगी कि किस तरह से यानी रेंस्के जो थी ना वो अपने जो थे जैसे वो कहते हैं ना फारग रहने से तो बंदे के खजाने भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसने ऐसे ही किया था कि कुछ ने कोई मेहनत नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं की, इसी तरह से बस बैठ के खाती रही, याशियाँ करती रही और बिल्कुल एंड पे खाली हाथ रहेगी। और लुफाकिन जो कि एक मुलाजिम था जिसके बावजूद भी वो उनके घर में मुलाजिम रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लुफाकिन ने क्या किया कि मेहनत की बहुत ज़्यादा, और उन जो चेरी ऑर्चर्ड जो कि उसके जहाँ पे उसके बावजूद ने जो थी नौकरी की हुई थी उसका मालिक बन बैठा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिंग आउट द वेरियस वेज इन विच लैंग्वेज हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन वेटिंग फॉर गॉडो। तो ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन था, वेटिंग फॉर गॉडो वाले नोट्स जो मैंने आपको शेयर किए थे उसमें ये आप वो लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज एडवर्ड बॉन्ड सिंथेसाइज द क्लासिकल एंड रोमांटिक ड्रामेटिक ट्रेडिशन विद मॉडर्न पोलिटिकल थिएटर्स इन द सी। अब ये जो दी सी ड्रामा है ना इसमें हर तरह के इशूज़ जो है ना वो डिस्कस किए गए हैं। क्लासिकल भी आपको मिलेंगे, रोमांटिक भी मिलेंगे, और इसके अलावा मॉडर्न पोलिटिकल थिएटर जो है उसकी भी डिस्कशन की गई है, तो वो आपने
बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द लाइफ ऑफ ग्लेलियो, ग्लेली इज़ एन एंटी रोमांटिक प्ले। क्या आपने ये बताना है कि क्या ये एक एंटी रोमांटिक प्ले है, और इसके बाद राइट नोट ऑन द फॉलोइंग द वेल मेड प्ले और पोजो का करेक्टर। तो ये दोनों आपने लिखने हैं। इसके बाद 2017 का पेपर आ जाता है। 2017 के पेपर में पहले हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ए वाली लाइन्स है, लिटिल पेजेंट, इट्स ट्रू माई फादर वॉज अ पेजेंट बट हेयर इज इन एम इन आई इन माई वाइट वेस्ट कोट। ये जो है ना लुफाकिन की लाइन्स हैं कि वो जब जो कहता है कि ना उसके नहीं मेरे बाप दादा जो थे ना वो भी यहाँ पे पेजेंट रहे थे, मुलाजिम रहे थे। तो ये चेरी ऑर्चर्ड की लाइन्स हैं। इसके बाद सेकंड वाला देखिए, ब्रेक, फॉर्चुनेटली द न्यू फ्यूचर जर्नी इट इज़ एट एन एंड। अब ब्रेक के करेक्टर से हमें पता चल रहा है और हेडा के नाम से पता चल रहा है कि ये लाइन जो है ना ये हेडा गैबलर की हैं। और सी वाली देखिए, वन डेयर नॉट इवन लॉफ एनी मोर, ड्रेडफुल प्राइवेशन मेयरली स्माइल। अब ये जो सी वाली लाइन्स हैं ये आपकी वेटिंग फॉर गॉडो की हैं। और डी देखिए, लिसन वेयर इज़ द वर्ल्ड्स वीक स्पॉट, हेयर दे नो देयर इज़ नो लीडरशिप, नो अथॉरिटी, नो डिसिप्लिन इन हिज टाउन, सो इट्स अप टू अस। तो ये लाइन जो है ना ये उसकी थी, जो दिसी ड्रामा में मैडम थी, उनका नाम क्या था, मिसिज राफे, उनकी लाइन थी। और इसके बाद लास्ट वाली देखिएगा, ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर इट हैज़ बीन एज सो मैन वर एक्सपेक्टिंग समथिंग, द सिटीज़ आर नैरो एंड सो आर मैंस माइंड सस्पिशन सुपरस्टिशंस एंड प्लेग। अब ये वाली लाइन जो है ना लाइफ ऑफ ग्लेलियो की हैं। और क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हाउ डज चेखव ब्रिंग इन कॉमेडी इन अ ट्रेजिक सिचुएशन इन द चेरी ऑर्चर्ड, हाउ फार डज ही सक्सीड। अब ये जो है ना इसका आपने ट्रेजाई कॉमेडी वाला क्वेश्चन जो था चेरी ऑर्चर्ड का वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ हेडा सुसाइड टुवर्ड द एंड ऑफ द प्ले, हेडा गैबलर इज इट जस्टिफाइड, इलैबोरेट विद आर्गूमेंट्स। तो हेडा सुसाइड और थीम ऑफ डेथ वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसमें आप वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज ग्लेलियो पॉसेस हीरोइक डायमेंशंस। तो अब आपने वही बताना है कि ग्लेलियो जो है वो प्रोटैगनिस्ट या हीरो है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ फार वुड यू एग्री व्हाट दैट वेटिंग फॉर गॉडो हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ किकर गॉड्स फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो मैंने ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाला क्वेश्चन और जो है सैमुअल बेकेट एज एन एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है ना क्वेश्चन आपको करवाया था, इसमें आपने वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट एंडिंग ऑफ द प्ले द सी इज़ जस्टिफाइड। अब इसमें आपने इस प्ले का जो लास्ट सीन है ना, जो उसकी विली की जो है फिलोसफी होती है लाइफ के बारे में, उसका लास्ट सीन उनका जो है वो वहाँ से एस्केप कर जाना रोज़ के साथ, ये सारा आपने लिखना है। और इसके बाद राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, एक आपने रैशनल थिएटर पर नोट लिखना है और एक अब्जर्व थिएटर पर नोट लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं 2018 के सप्लीमेंट्री वाले पेपर पे। 2018 के सप्लीमेंट्री वाले पेपर में जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थी यू विद योर ब्यूटीफुल हेयर, द चाइल्ड इलेटली बॉब गेव यू, आई एम बर्निंग इट, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड। तो ये लाइन जो है ना हेडा गैबलर की हैं, जब वो इलेटली बॉब की स्क्रिप्ट को जो है ना वो जला रही होती है, और उसको जो है ना क्योंकि वो उसको जो थी ना वो उसको बहुत संभाल के रखती थी, लेकिन इसने कहा था कि मैं जो है ना तुम्हारे बच्चे को जो है ना जला रही हूँ। इसके बाद द चेरी ट्रीज कन्वर्ट इन ब्लॉसम एंड 3 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट दिस मॉर्निंग। अब ये चेरी ट्री से हमें पता चल गया कि ये लाइन जो है चेरी ऑर्चर्ड की हैं। इसके बाद सी है एवरी ईयर द सेम वन सिंपैथाइजेस गॉड व्हेन द स्ट्रगल टू ब्रीथ लाइफ इनटू इंटेक्टिबल डे, डू यू नॉट विश टू सपोर्ट द कोस्ट गार्ड फंड हैज़ इन इट नो मीनिंग फॉर यू। अब ये कोस्ट गार्ड फंड किस ड्रामा में इकट्ठा किया गया था, मतलब जो प्ले विद इन प्ले था ना वो इसीलिए जो था ना उसकी रिहर्सल की जा रही थी, क्योंकि वो एक ड्रामा होता था जिसमें सब लोग जो थे चंदा डालते थे और कोस्ट गार्ड के लिए जो फंड थे वो इकट्ठे किए जाते थे। ये सीन है ये डी ड्रामा का है। इसके बाद डी है, टर्निंग टू लुक एट द बूट्स, आई एम लिविंग देम देयर पॉज अनदर विल कम जस्ट एज द। तो ये फिर बूट्स वाली बात आ गई, तो बूट्स वाली बात जो थी वो वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा में हुई थी। और इसके बाद है, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन, यू आर फुली इन लाइन विद द होली कांग्रेगेशंस डिक्री ऑफ 1616 यू कॉन्ट बी फॉल्टेड। तो ये लाइन जो है लाइफ ऑफ ग्लेलियो में से हैं। और हेडा इज़ अफ्रेड ऑफ लुकिंग इनवर्ड्स बिकॉज शी फियर्स दैट शी वुड find a frustrated woman who is not satisfied in any of the roles of woman as a wife, as a housekeeper or caretaker। तो इसमें भी जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन में हेडा का बताया था ना कि यानी वो ना तो एक अच्छी जो है बीवी बन सकती है, ना एक अच्छे घर संभालने वाली बन सकती है, ना अच्छी बीवी, ना एक अच्छी माँ। तो उसकी वो कहती है कि मैं इन सारी चीज़ें जो है ना वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, मेरे ये काम सारे काम जो है ना मेरे बस के बाहर हैं। तो इसमें आपने हेडा का करैक्टर और रोल ऑफ फेमिनिज्म वाला जो है ना वो क्वेश्चन लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, लुफाकिन इज़ नॉट इट सेल्फ रिडिकुलस, इट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड अ फॉर्मर सर्फ विच मेक्स हिम अ कॉमिक करेक्टर, ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन जेट द सर्फ इनसाइड हिम इज़ द स्टिल पुशिंग हिम बैक। अब क्या है कि यानी लुफाकिन जो है ना वो होता तो एक सर्फ है, एक मुलाजिम होता है, लेकिन उसने जो है क्या किया होता है कि उसने बहुत मेहनत की होती है ख़ुद को जो है डेवलप करने में, ख़ुद को एक बिजनेसमैन बनाने में, एक उस चेरी ऑर्चर्ड को मालिक बनने में।
मतलब यानी वो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर का जो मुलाजिम होता है ना, वो उसको जो है उकसाता है कि तुम एक मुलाजिम हो। लेकिन ये जो लुफाकिन होता है ना, ये अपने मुलाजिम होने को खुद पे हावी नहीं होने देता, बल्कि वो ये समझता है कि यानी इंसान मेहनत के ज़रिए जो है ना किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ग्लेलियो ट्रेजिक प्रोटोगनिस्ट, तो ये आप फिर वो दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द होप ऑफ सल्वेशन may be merely on evasion of the suffering and anguish that spring from the facing the reality of human condition discussed with reference to the play waiting for God। तो इसमें मैंने आपको होप ऑफ सल्वेशन वाला क्वेश्चन भी करवाया था, उसके हैंड रिटन नोट्स भी सेंड किए थे, इसमें आप वो लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ फार वुड यू एग्री डैट सी इम्फेसाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल देयर एबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी। तो इसमें आपने ये बताना है कि यानी एक इंसान जो है ना, उसके पास जो है नेचुरली इस चीज़ की सलाहियत मौजूद होती है कि वो जैसे भी हालात आ जाएं, जितने भी मुश्किल हालात हों, उनसे लड़ सकता है, मेहनत करके जो है अपनी ज़िंदगी में के जितने भी मसाइल होते हैं ना, उनको रिजॉल्व कर सकता है और एक रीस्टैब्लिश लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट वाला देखिए, यू नीड नॉट बॉदर आई सा द पिस्टल बॉग हैड व्हेन दे फाउंड हिम। तो ये लाइंस जो है ना, ये आपकी हेडा गैबलर में से हैं। बी वाली देखिए, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैव चेंज इट यूज्ड टू बी जस्ट द जेंट्री बट नाउ देर इज़ नो सॉर्ट ऑफ द विजिटर हु कम टू हेयर इन द समर। तो अब ये जो लाइन्स हैं ये चेरी ऑर्चर्ड की हैं। सी वाली देखिए, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लेन, यू आर फुली इन द लाइन विद द होली कांग्रेगेशन डिक्रीज ऑफ 1616 यू कैन नॉट बी फॉल्टेड। तो ये लाइफ ऑफ वैल्यू की लाइन्स हैं। इसके बाद फोर्थ वाली है, इज़ देयर एनी थिंग आई कैन डू, डेट्स वॉट आई आस्क माई सेल्फ टू cheer them up. I have given them bonds, I have talked to them about this and that, I have explained the twilight immediately। तो ये लाइन जो है वेटिंग फॉर गॉडो की हैं। और लास्ट वाली देन क्रिएट रूम, डोंट यू aspire to be an artist, think of the miners who spend their lives crawling through darkness so that you may have light। तो ये वाली लाइन जो है आपकी डीसी में से हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, the demon in Hedda wants to influence one, but when it happens she disposes him। Discuss Hedda character in the light of this comment। तो इसमें आपने Hedda का करेक्टर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, how far would you agree that the cherry orchard represents conflict between modernity and traditional Russian society। रूस के जो है ना ट्रेडिशनल हालात, जो पुराने हालात थे, रवायती हालात थे, उनको और जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न पीपल हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो ख्यालात हैं, उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट और क्लैश पाया जाता है ना, वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिटिकल एग्जामिन द प्ले ग्लेली इन द लाइट ऑफ एपिक थिएटर। तो इसमें एपिक थिएटर वाला क्वेश्चन आपका आएगा, जिन स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है वो इसको करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स तो इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ लिटिल गेम्स द कैरेक्टर प्ले इन वेटिंग फॉर गॉडो, इलैबोरेट योर आंसर साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द प्ले। अब यानी लिटिल गेम से मतलब यानी वो अपना टाइम पास करने के लिए जो जो फजूल हरकतें कर रहे होते हैं, कभी जो है वो अपने वो शूज़ के तस्मे बांधने लग जाता है, कभी जो है कुछ कर रहे होते हैं, कभी वो कुछ खा रहे होते हैं, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, मतलब यानी वो अपना टाइम जो है ना सिर्फ वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक एब्जर्ड प्ले है। तो इसकी तो एब्जर्ड प्ले है, इस वजह से इसकी ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब यानी उनको वो एंग्विश में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा जो है मेंटली टॉर्चर है, जिसकी वजह से वो एक, क्योंकि वो जिस बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि उसने आना भी है कि नहीं आना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आपकी जो है आ जाएंगी, और साथ में आपने टेक्स्ट की लाइंस भी मस्ट ऐड करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, men are not innately violent but are driven to react violently when they feel trapped within the irrational and inhuman political system or when they are too frightened to admit the possibility of change। Comment on this statement in the light of the play The Sea। अब इसमें देखें दिस ये ड्रामा में क्या है कि यानी इंसान जो है ना वो नेचुरली इतना वायलेंट नहीं होता, लेकिन उसके हालात ऐसे होते हैं या फिर उसके पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि उसको वायलेंस पे मजबूर कर देती हैं। जैसा कि उसके हैच के करैक्टर के साथ ना, हैच के करैक्टर जो था वो उसने यानी वो उसके कारोबार में नुकसान होने की वजह से पागलपन पे उतर आता है उसके, यानी इतना जो है ना मेंटली जो है ना वो डिसऑर्डर जो है ना उसको फेस करना पड़ते हैं। व्हेन दे आर फ्राइटेंड टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। और कुछ लोग जो होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें, और वो जो है ना अपने ओल्ड नोशंस के साथ ही जो है ना स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। इसके बाद द ओपनिंग सीन ऑफ द सी। अब इस सीन का ओपनिंग कहाँ पे होता है कि जहाँ पे तूफान आता है और उसका दोस्त जो है वो डूबता है और जो विली है मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ये सारा सीन आप इसमें लिखेंगे। और द करेक्टर ऑफ थी द हेडा गैबलर, और हेडा गैबलर में जो थी का करेक्टर है उस पर आपने नोट लिख देना है।
अब आ जाते हैं 2019 के पेपर पे। 2019 के पेपर के आरटीसी देखिएगा, द जर्नी विल बी अ लॉन्ग वन जेट आई हैव जस्ट कम टू स्टॉपिंग प्लेस ऑन द लाइन। अब ये लाइंस जो है ना फर्स्ट वाली हेडा गैबलर की हैं। सेकंड देखिए, आई हैव नेवर मेट सच प्रिविलेज पीपल एज यू बिफोर और एनी बॉडी एज सो नॉन बिजनेस एंड peculiar here I am telling you in plain language that your state will be sold and you don't seem to be understand। तो ये लाइन चेरी ऑर्चर्ड की हैं। और इसके बाद सी देखिए, हैव यू नॉट टॉर्मेंटिंग मी विद एक्सक्यूज टाइम इट्स सॉरी abominable when one day is that not enough for you। अब ये सी वाली लाइन जो है ना वेटिंग फॉर गॉडो में से हैं। और डी देखिए, दे लुक एट मी एज इफ़ आई एम डेंजरस एनिमल दे हैव टू पेट। अब ये फोर्थ वाली लाइंस मुझे जो कंफर्म नहीं है, ये मुझे चेरी ऑर्चर्ड की लग रही है, यदि सी की लग रही है, इसको चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ई वाली देखिए, एंड सिंस और शिप्स बिगेन सेलिंग टू दैम लॉफिंग कॉन्टिनेंट्स हैव गॉट द मैसेज द ग्रेट ओशन दे फेयर्ड इज़ अ लिटिल पेडल। तो ये वाली लाइन जो है ना लाइफ ऑफ ग्लेलियो में से हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट स्टांस डज इब्सन टेक अबाउट सेक्स एंड मैरिज इन हेडा गैबलर। तो इसमें जो है आपका जो फेमिनिज्म वाला जो क्वेश्चन था वो आपने बताना है, और उसकी जो है हेडा की शादी की किस तरह से होती है, कि क्या वो कामयाब होती है या नहीं होती है। और उसमें एक मैंने फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें सबकी शादियों के बारे में बताया गया था कि कौन कैसी कैसी शादियाँ क्या रोल प्ले करती हैं, तो वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लोफाकिन्स अटर लैक ऑफ फीलिंग इज सो नो लेस अपीलिंग दैन द इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी ऑफ द आउटडेटेड अरिस्टोक्रेट्स। अब इसमें आपका लोफाकिन का करैक्टर आएगा कि जिसके अंदर फीलिंग्स बिल्कुल नहीं होती है, और ये बंदा जो है ना बिल्कुल जो है ना जज्बात से आ रही होता है, और इसका जो है ना बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव पर्सन, उस तरह का बंदा होता है कि अपने काम से काम रखता है और लोगों की बेवकूफ़ियों पे, मतलब यानी लोग जो अपनी अयाशियों में लगे होते हैं या अपना वक्त ज़ाया करने में लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें उसको बहुत इरिटेट करती हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस रखता है और एक कामयाब इंसान जो है साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज वेटिंग फॉर गॉड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड वाई। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपने इसमें करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज लिखेंगे वेटिंग फॉर गॉडो की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सी बाय एडवर्ड बॉर्न प्रेजेंट्स द फेलियर ऑफ एनी अटेम्प्ट्स टू रेवोल्यूशनलाइज द वर्ल्ड स्पोर्ट और रिफ्यूट द बाय कोटिंग फ्रॉम टेक्स्ट। अब आपने ये बताना है कि इसकी सबसे पहले तो आपने इसमें टेक्स्ट की लाइन्स ऐड करनी है, और ये वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि यानी इंसान जो है ना वो दुनिया को रेवोल्यूशनलाइज करने में, दुनिया में इंकलाब लाने में जो है ना वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन एडवर्ड बॉर्न जो है ना इस ड्रामा में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में, उस चीज़ को जो है ना कम्प्लीटली पेश करने में फेल रहा है, ये आप बताएंगे। अब आप इसको, उसने आपको ये नहीं कहा कि आपने यही कहना है कि एडवर्ड बॉर्न जो है वो अच्छे से जो है इंसान की कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सका। आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, रिफ्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको सारे आर्गूमेंट्स सपोर्टिव देना पड़ेंगे, और अगर रिफ्यूट करेंगे तो आपको सारे आर्गूमेंट्स उसके जो है ना अगेंस्ट देना पड़ेंगे। लेकिन दोनों तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक साबित होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रैकेट रिजेक्ट द क्लासिकल नोशन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ये लाइफ ऑफ ग्लेलियो का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्रिटिकल एवलुएट द फॉलोइंग सेटिंग मूड एंड स्टेज डायरेक्शन इन 20th सेंचुरी ड्रामा। और इसके बाद है, सिम्बोलिज्म एज अ ड्रामेटिक डिवाइस इन द चेरी ऑर्चर्ड, मतलब इसमें चेरी ऑर्चर्ड के सिम्बल्स आपने लिखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं 2021 के पेपर पे ड्रामा के। तो ये जो पेपर है ना सप्ली 2020 का है और एनुअल 2021 का पेपर है, मतलब सेम पेपर एक ही है दोनों का। अब देखिए, आई कैन सी हिम ऑलरेडी विद ए वाइन लीव्स इन हिज हेयर फर्स्ट फ्लट एंड फियरलेस। तो ये लाइन जो है ना हेडा गैबलर की है, क्योंकि हेडा गैबलर के वो जो थी के बालों के बारे में कहते हैं ना, उसके बालों से जेलस होती है, ये उसकी लाइन्स हैं। इसके बाद बी है, आई लव हिम ही इज़ अ माइलस्टोन राउंड माई नेक। की लाइन्स ऊपर भी हमने पढ़ी हैं, ये चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा की हैं। लो आई टेम द वाइल्ड बीस्ट, ये वाली लाइन भी ऊपर हमने डिस्कस की हैं दी ड्रामा की। लेट अस डू समथिंग वाइल वी हैव द चांस, इट्स नॉट वेरी इजी, इट इज़ नॉट एवरी डे दैट वी आर नीडेड, नॉट इन डीड दैट वी आर पर्सनली आर नीडेड। तो ये डी वाली जो लाइन्स है ये वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा नहीं जी वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा की हैं। दे इक्वेट द होम ऑफ द ह्यूमन रेस टू अ वेंडिंग स्टोर, द पैकमैन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अर्थ। ये वाली लाइफ जो है लाइफ ऑफ ग्लेलियो ड्रामा की हैं। इसके बाद लास्ट जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाई डज द मैरिज ऑफ टेस्मन एंड हेडा फेल। अब हेडा की और टेस्मन की शादी क्यों फेल होती है? क्योंकि वो एक तो उनकी जो है ना वो सोशल जो उनके जो है टेस्ट जो होते हैं ना टेम्परामेंट्स, उनके मिजाज ही नहीं मिलते। दूसरा जो है उनकी शादी जो है लवलेस मैरिज होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं थे करते। उसने जो थी ना वो उससे अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को जो है ना रिजॉल्व करने के लिए शादी की थी, और सोशल प्रेशर के से बचने के लिए जो थी उससे शादी की थी। और जो टेस्मन था वो बिल्कुल भी उसके मिजाज का बंदा नहीं था, वो अपना उसका ज़्यादा जो इंटरेस्ट था अपने रिसर्च में रहता था, वो ज़्यादा टाइम अपनी बुक्स को देता था और अपनी आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से उनकी जो शादी थी वो नाकाम रही थी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर ऑफ लिबॉव विद डनियाशा इन द चेरी ऑर्चर्ड। अब डनियाशा के करेक्टर को लिबॉव के करेक्टर को आपने जो है कंपैरिजन करना है। और व्हाट एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉमेडी कैन बी ट्रेस्ड इन एडवर्ड बर्न्स द सी। तो इसमें भी आपका जो वो कॉमेडी वाला क्वेश्चन था ना वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वेटिंग फॉर गॉडो स्पीक्स ऑफ इशूज़ फेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल्स एंड नॉट फॉर द इमीडिएट कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन। कि यानी ये ऐसे जो है ना एक्स्ट्रा समझदार जो बंदे होते हैं ना, जो ज़्यादा सोचते हैं, ये ड्रामा उन लोगों के बारे में है बजाय उनके के जो आम इंसान होते हैं। मतलब यानी इसमें जो लोग हैं नहीं बिल्कुल एक तो होते हैं ना, एक तो आम हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ में जो है ना बिजी होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ करने को होता है। लेकिन वेटिंग फॉर गॉडो जो है ना ऐसे लोगों की सिचुएशन है जो या तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, या फिर वेल्थी हैं, या फिर उन लोगों के बारे में है जो बिल्कुल ही वेले होते हैं, जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता, तो फिर वो इस तरह की फ्रिवलस एक्टिविटीज़ में जो ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द क्लैश बिटवीन द चर्च एंड मॉडर्न साइंस इन द लाइफ ऑफ गैलीलियो प्रिडिक्ट्स द ओवरथ्रो रिलीजन। ये लाइफ ऑफ गैलीलियो का क्वेश्चन आपने देख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। ए वाला है ह्यूमन एलिनेशन एज डिपिक्टेड इन मॉडर्न ड्रामा, और दूसरा है द एंटी हीरोइक प्रोटैगनिस्ट इन द 20th सेंचुरी ड्रामा। तो ये वाला इस तरह के जो क्वेश्चन हो ना, अगर तो करैक्टर्स वगैरह पे आ जाएँ फिर आपने करने हैं, और अगर इसके अलावा हैं फिर आपने नहीं करने हैं। इसके बाद लास्ट को देखिए 2022 का एनुअल पेपर है। जो फर्स्ट वाला आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो आपका है डोंट वी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड समथिंग टू डू विच गिव्स द इम्प्रेशन डैट वी एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का मतलब ये एग्जिस्टेंशलिज्म पे बात हो रही है, तो ये वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा में से है। माई फादर वॉज अ पेजेंट इट्स ट्रू बट हेयर आई एम इन अ वाइट वेस्ट कोट एंड येलो शूज अ पर्ल आउट ऑफ एन ऑस्टर। तो ये जो है लुफा किन की लाइन्स हैं चेरी ऑर्चर्ड ड्रामा में से। इसके बाद है सी वाला आई डिक्टेटेड इट टर्निंग ओवर द पेजेस इट्स फॉलन इट फॉल्स इनटू 2 सेक्शन। द फर्स्ट डील्स विद द सिविलाइजिंग ऑफ द फ्यूचर forces of the future, and here is the second running through the pages towards the end forecasting the probable lines of the डेवलपमेंट। तो ये सी वाली लाइन्स हेडा गैबलर में से हैं। फोर्थ देखिए दे आर नॉट सेलर्स और नॉट इवन रियल स्टॉर्म्स। तो ये स्टॉर्म की बात आ गई तो तूफान हमें पता है किस ड्रामा में आया था, दिस ड्रामा में आया था। इसके बाद लास्ट है आई प्रेडिक्टेड दैट इन और लाइफ टाइम्स एस्ट्रोनॉमी विल बी टॉक्ड अबाउट इन द मार्केट प्लेसेस इवन सन्स ऑफ द फिश वाइव्स विल गो टू स्कूल। तो ये लाइन्स लाइफ ऑफ गैलीलियो में से हैं। क्वेश्चन देखते हैं व्हाट ड्रामेटिक टेक्निक्स डज ब्रैकेट यूज इन द स्टेजिंग इन एक्शन इन द वेटिंग फॉर गॉडो। अब उसकी जो ड्रामेटिक टेक्निक्स उसने कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा में, वो सारी आपने बतानी है। उसका सिस्टम बताना है, उसका एग्जिस्टेंशलिज्म बताना है, और भी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो सारी आपने उसका एनालिसिस करके बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ फॉर वुड यू एग्री दैट इब्सन्स वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड एनर्जेटिक दैन द मेल करेक्टर्स। तो इसमें जो है हैडा का करेक्टर आएगा, क्योंकि हैडा ही वो ऐसी करेक्टर होती है जो कि एक हैडा का करेक्टर भी इसमें आ सकता है, एक थी का करेक्टर भी आ सकता है, और उसके अलावा उसकी आंट्स का करेक्टर भी आ सकता है। कि ये लोग जो है ना ये मेल से ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल होती हैं, क्योंकि थी जो होती है वो उसकी जो है एल्वेस्टेड की लाइफ को जो है चेंज करके रख देती है। और ये जो हैडा होती है, हैडा तो आपको पता ही है कि वो मर्दों से भी ज़्यादा जो है ना खुद को ताकतवर और खुद को उस तरह की जो है ना मेल टाइप की वुमेन होती है। और उसकी जो आंट्स होती हैं वो इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वो जो टेस्मन होता है ना वो अपनी हर बात के लिए वो अपनी आंट से मशवरा करता है, वो आंट राइन और आंट जूजो से। तो इस तरह से इसलिए उसकी जो करेक्टर्स हैं ना वो ज़्यादा पावरफुल हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक दैट एडवर्ड बॉन्ड सी इज़ द एन आर्टिस्टिक फेलियर बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा एलिमेंट्स इन इट कंटेन्स। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी जो है डिस्कस कर लिया है। तो इसमें भी जो है ना आपने बताना है कि क्या इसमें जो है ना एडवर्ड बॉन्ड यानी जो वो उसका मकसद था इस ड्रामा को पेश करने का, उसको पेश करने में नाकाम रहा है या कामयाब रहा है। हाउ फार वुड यू एग्री दैट शिकॉस प्ले इज़ मोर अबाउट द पास्ट दैन अबाउट द फ्यूचर ऑफ रशिया। तो इसमें अगर देखा जाए कि यानी आपको ने ये बताना है कि किस हद तक जो है ना ये प्ले इसमें फ्यूचर की बात की गई है और किस हद तक जो है ना पास्ट की बात की। ज़्यादा इसमें पास्ट का ही जिक्र किया गया ना, क्योंकि उसमें पास्ट के सारे हालात बताए गए हैं। जैसे एक तो फिर्स का करैक्टर आ जाता है, दूसरा शिकॉफ जो है ना वो लुफा किन के अबाउट दाद की बात की गई है, और जो उसका जो है बचपन डिस्कस किया गया है मैडम लिबॉव का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पास्ट के बारे में ज़्यादा बताया गया है, और रशिया के जो पुराने हालात थे ना वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है मॉडर्न ड्रामा हैज़ पार्टेड वेज विद ग्रैंड क्लासिकल ट्रेजेडी एंड ब्रैकेट्स लाइफ ऑफ गैलीलियो इज द एविडेंस। तो इसको फिलहाल स्किप कर दें आप। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ नोट ऑन द ट्रेजेडी कॉमेडी इन द मॉडर्न ड्रामा और एब्सर्डिज्म एज अ थीम इन द 20th सेंचुरी ड्रामा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपको आते हैं ना उसमें आपने सारे ड्रामास का रेफरेंस देना होता है जिसमें किसी ड्रामा का नाम मेंशन ना हो। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको चाहे ना भी कीजिएगा, अगर आता हो तो प्रॉपर्ली फिर आपने करना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है। अब हमारा लास्ट पेपर है 2020 सप्लीमेंट्री का
फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं. ही गेव अप हिज ओल्ड हैबिट्स नॉट बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू, फॉर आई नेवर डेयर्ड टू डू दैट, बट of course he saw how repulsive they were to me, so he dropped them. तो ये लाइन जो है ना हेडा गैब्रा ड्रामा की हैं. इसके बाद आई लव हिम ही इज़ अ माइलस्टोन, ये पहले भी ऊपर लाइन आई थी, ये चेरी ऑर्चर्ड की हैं. लो आई टेम द वाइल्ड बीस्ट बट आई कैन नॉट टेम द टॉर्मेंट्स ऑफ माई ब्रेस्ट, तो ये लाइन दी सी की हैं. ऑफ व्हाट कुड नॉट यू से सो बिफोर, वाई ही डज़ नॉट मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, लेट्स ट्राई एंड गेट दिस क्लियर. तो ये जो डी वाली लाइन्स हैं ये आपकी वेटिंग फॉर गॉडो की हैं. लास्ट वाली लाइन देखिए, देख वेट द होम ऑफ ह्यूमन रेस टू वेंडिंग स्टार, ये लाइन भी हमने ऊपर डिस्कस की थी, लाइफ ऑफ ग्लेलियो की हैं. अब लास्ट हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फॉर वुड यू एग्री डैट हेडा इज़ द विक्टिम ऑफ हर सोशल कंडीशंस. तो हेडा तो है ही, यानी अपने उसमें सारा कुछ जो उसके साथ होता है वो सारा उसके सोशल प्रेशर की वजह से ही होता है, और सोशल उसकी जो है ना प्रॉब्लम्स ही होती हैं कि उस पर सोसाइटी की तरफ से शादी का प्रेशर होता है, घर की जिम्मेदारियां संभालने का प्रेशर होता है, माँ बनने का प्रेशर होता है. तो हेडा का करेक्टर इसमें आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ फॉर वुड यू एग्री डैट द चेरी ऑर्चर्ड इज ऑन वन लेवल नेचुरलिस्टिक प्ले बिकॉज इट फोकसेस ऑन द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिटेल्स बट एट द सेम टाइम इट अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे लाइफ रियलिस्टिकली. तो इसमें एक तो नेचुरलिस्टिक प्ले है क्योंकि इसमें जो है ना वो एक साइंटिफिकली यानी एक इंसान को किस तरह से यानी स्ट्रगल करे और किस तरह से यानी वो अपने जो है ना एक इंसान को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एक चीज़ के लिए मेहनत करे और उसको जो है ना मतलब एक बिजनेस माइंडेड जैसे वो लुफाकिन होता है, और अगर यानी सिर्फ फारिग बैठ के याशियाँ करने वाला हो तो वो कभी भी नहीं बढ़ता. इस तरह का प्ले है. और दूसरा जो है ना इसमें एक रियलिस्टिकली जो है ना एक हकीकत जो होती है ना लाइफ की वो दिखाई गई है. मतलब यानी अगर ऐसा रियलिस्टिकली इससे मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. मतलब ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है ना कि आपके जो है ख़ानदान में कोई ऐसी फैमिली हो जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वेल ऑफ हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, लेकिन उनके बेटे जो है वो निकम्मे निकल आएँ और सारे के सारे अपनी अय्याशियों में लगे रहें. तो क्या होगा कि वो एक दिन जो है बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे, ना उनके पास घर बचेगा ना दौलत बचेगी. लेकिन अब बजाय इसके कोई ऐसी फैमिली हो जो कि बहुत गरीब हो लेकिन जो है उनकी औलाद नेक निकल आए और एक जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो एक वेल इस्टेब्लिश लाइफ जो है ना उसको बनाने में कामयाब हो जाएँ, तो वो जो है ना उसकी जो है उसको एग्जाम्पलीफाई करेगा. तो इसी तरह से आपने ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन वी रीड एडवर्ड बॉन्ड्स द सी एज अ सोशल कॉमेडी. तो इसमें आपका कॉमेडी वाला क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इशूज डज द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो टेक्स अप एंड व्हाट एक्सटेंट दे कंसर्न द कॉमन मैन. तो वेटिंग फॉर गॉडो के जो है ना आपने उसमें जो इश्यूज़ उनको सामने होते हैं, जो उनके जो उसकी जो है ना उनकी एंग्शीज़ होती हैं दोनों की, उनकी जो वो किन हालात से गुजर रहे होते हैं, क्या बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी. जैसे होप फॉर सल्वेशन वाला क्वेश्चन था ना. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्लैश बिटवीन द चर्च एंड मॉडर्न साइंस इन द लाइफ ऑफ ग्लेलियो. इसको स्किप कर दें. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब्सर्डिज्म एंड मॉडर्न ड्रामा और द डेथ ऑफ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो इन मॉडर्न ड्रामा. तो ये दोनों आपने नोट देख लेने, अगर आपको आते हो तो लिखने, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है. ये थी हमारी पास्ट पेपर डिस्कशन. उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन. मोर ओवर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स.